हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 10 की चैप्टर 9 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं। बहुत सारा जो है वो यूपीएससी से जुड़ा हुआ, स्टेट पीएससी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे जो मटेरियल हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ये इसको स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम, आज के चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर यूपीएससी के एग्जाम में और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं जो आपके किसी काम की नहीं है। तो मैंने इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टेट पीएससी अगर आप देते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी की सारी चीजें यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे यह भी हो जाएगा कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी, तो फाइनली सिर्फ आप उसे तैयार कर सकते हैं। फालतू की चीजों से आप बच भी जाएंगे। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ये होने वाली है। इसे पूरा देखिए और इसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने शुरुआत करी है एनसीईआरटी की, जो प्रकाश के बारे में बताया है, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है इस पर काफी डिस्कशन किया है एनसीईआरटी के इस चैप्टर में। इस पेज पर डिस्कशन किया गया है। तो माना यह गया है कि जो प्रकाश होता है, जो उसको उत्पादित करता है, जो उसका स्रोत होता है, तो जब वो उस प्रकाश की तरंगें वहां से उत्पन्न होती हैं, उस स्रोत से उत्पन्न होती हैं, तो ये जो प्रकाश होता है ये एक सरल रेखी गति करता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, सीधी रेखा में चलता है। तो उसका यहां पे बात इन्होंने कही है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने से जब टकराता है तो उसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो यह प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण जो है वो एक सरल रेखी गति करती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। तो यह प्रकाश का एक गुण है। अब माना यह जाता है कि प्रकाश जो है, कुछ लोग जो हैं वो प्रकाश को तरंग की भांति मानते हैं, और कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ ऐसे फेनोमेनाज होते हैं, लोगों की उस पर बात नहीं होती है। बात यह होती है कि विज्ञान जो है हमेशा तथ्यों पे चलता है, हमेशा फैक्ट्स पे चलता है। तो बहुत सारी प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं ऐसी होती हैं, प्रकाश से जुड़ी हुई जो फेनोमेनाज होते हैं, परिघटनाएं होती हैं, उनको जब देखा गया तो उसमें देखा गया कि प्रकाश जो है वो कणों की भांति व्यवहार कर रहा है। यानी माना यह गया कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, ऊर्जा के कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। तो कुछ जगहों पे, कुछ परिघटनाओं में यह माना गया प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। और फिर कुछ ऐसी परिघटनाएं रही जिसने, जैसे कि यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, विवर्तन के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इन घटनाओं में यह दिखाया गया कि प्रकाश जो है वो कणों की भांति व्यवहार नहीं करता, बल्कि प्रकाश एक तरंग है। जैसे तरंग व्यवहार करती है, जैसे वेव व्यवहार करती है, वैसे व्यवहार करता है। तो कुछ जगहों पर यह पहले कुछ फेनोमेना, यानी प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनमें यह माना गया प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है, और कुछ परिघटनाओं में प्रकाश जो है वो तरंगों की भांति व्यवहार करता हुआ दिखाई दिया। फाइनली जो है वो नया सिद्धांत आया, क्वांटम सिद्धांत आया, और उस क्वांटम सिद्धांत ने यह माना कि भाई न ये पूर्ण रूप से कण है और न पूर्ण रूप से यह तरंग है प्रकाश, बल्कि इसमें कुछ मिला जुला, कुछ समावेशित, कुछ ऐसा सामंजस्य वाली चीजें हैं, जिसमें कुछ जगहों पर यह कणों की भांति व्यवहार करता है, कुछ जगहों पर यह तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है इसके बीच में, यानी कण जो उसको कण माना जा रहा था या उसको तरंग माना जा रहा है, उसके बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। अब ये जो क्वांटम सिद्धांत है, ये क्या है, ये सब बहुत ऊपरी कक्षाओं में पढ़ा जाता है। ये आपके लेवल पर इस पर डिस्कशन नहीं होता है, यानी कि क्लास 10 की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उस लेवल पर इस पर डिस्कशन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको फिजिक्स के बीएससी एमएससी के फिजिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य भाषा में अगर क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई अगर चीज डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे, क्वांटम कंप्यूटर वगैरह, तो वहां पर उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बात बस आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश
कि सही प्रकृति के बारे में, ठीक है, यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो पूरी तरीके से तरंग माना गया न ही कण माना गया। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित कर दिया। तो मतलब यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कण है या तरंग है, तो आप बताइए कि ये दोनों का मतलब दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाया गया है क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, यह माना कुछ जगहों पे ये कणों जैसा व्यवहार करता है, कुछ जगहों पर प्रकाश जो है वो तरंगों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, व्यवहार करता है। तो इसके यहां पर यह बात इन्होंने इस बॉक्स में बताने की कोशिश की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहां पे विवर्तन की बात की जाएगी। विवर्तन क्या है? तो यदि प्रकाश के पथ पर रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब बहुत छोटी होती है तो प्रकाश सीधी रेखा में अगर होता तो उसे टकरा कर वापस आए, लेकिन जब बहुत छोटी चीज होती है अपारदर्शी वस्तु तो उसके किनारों पर वो मुड़ जाता है। ठीक है, तो वहीं पर ये प्रकाश की जो इस आधार पर जो है वो प्रकाश जो है वो किरणों का उपयोग करते हैं असफल। तो इस जो ये जो मोड़ आ जाता है, यानी किनारों पर मुड़ने की जो प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को विवर्तन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे विवर्तन कहा जाता है। तो विवर्तन क्या होता है, ये बात आपने देखा इसके अंदर। तो इसी के बेस पर फिर दिक्कत आना शुरू हो गई थी कि तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग माना जाता है, के रूप में माना जाता है। तो प्रकाश अगर तरंग के रूप में होगा तभी विवर्तन जो है डिफाइन किया जा सकता है, तो डिफाइन किया जा सकता है। तो यहीं पर दिक्कत आना शुरू हो गई थी। तो पहले कणों के रूप में माना जा रहा था, फिर बाद में उसको तरंग के रूप में विवर्तन में माना गया। तो यहीं पर दिक्कत आने लगी, जिसको सॉल्व किया किसने? जिसको मैंने पहले बताया, क्वांटम सिद्धांत ने इसे फिर फाइनली इसे सॉल्व किया कि भाई कुछ जगहों पर ये कणों जैसा, कुछ जगहों पर ये तरंगों जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। अब बात यहां पर आती है प्रकाश का परावर्तन, जो मेनली क्लास चैप्टर के अंदर इसमें डिस्कशन किया गया। तो प्रकाश का परावर्तन, जब किसी भी अपारदर्शी वस्तु से, सीधी सी बात है, किसी अपारदर्शी वस्तु से जब प्रकाश टकराता है, ठीक है, और टकराकर वापस आता है, तो इसे सिंपल भाषा में इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी अपारदर्शी वस्तु से जब प्रकाश की तरंगें टकराती हैं या किरणें टकराती हैं और किरणें टकराकर वापस आती हैं, तो इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे कि दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण क्या है? प्रकाश की ये एक तरीके से परावर्तित मतलब अपारदर्शी चीज होती है दर्पण, जिससे टकराकर प्रकाश वापस आ जाता है और वहां पर परावर्तन देखा जाता है। वैसे परावर्तन आप जैसे सामने दीवार है तो इस पर भी देख सकते हैं, प्रकाश की तरंगें जा रही हैं, टकराकर वापस आ रही हैं, तो ये भी परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यह परावर्तन होता है। अब मामला यह हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल चीजों को बिल्कुल सिंपल मैं करने की मैं कोशिश करता हूं कि ये जैसे मान लीजिए कि ये एक शीशा, एक ग्लास है। ठीक है, अब ग्लास का एक भाग जो है हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, पॉलिश। तो ये क्या हो गया? ये ग्लास का जो टुकड़ा था ये अपारदर्शी हो गया, यानी कि ये आर पार इससे प्रकाश की तरंगें नहीं निकल पाएंगी। और इसमें जो है हमने एक इमेजिनरी, यानी कि एक इमेजिन किया हुआ एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, इसे अभिलंब कहेंगे, जिसे नॉर्मल का एन से डिनोट करेंगे। ये अभिलंब खींच दिया तो प्रकाश की तरंगें आएंगी। ठीक है, और प्रकाश की तरंगें जब आएंगी, गिरेंगी इस टुकड़े पर, ग्लास के टुकड़े पर, जिसे एक तरफ से पॉलिश किया गया है, तो टकराकर ऐसे वापस चली जाएंगी। तो इधर से प्रकाश की तरंगें आई और इधर से वापस चली गई, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, यानी आपतित किरण हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टिंग यानी कि परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम हो जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, जिसमें लिखा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहली चीज है कि ये जो नॉर्मल है, यानी कि ये जो अभिलंब है, इसके बीच में और आपतित कोण के बीच में जो थीटा, यानी कि जो वो बन रहा है, मतलब कह सकते हैं कोण बन रहा है, और यहां पर इस नॉर्मल यानी कि इस अभिलंब और साथ ही साथ रिफ्लेक्टिंग यानी कि परावर्तित किरण के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो आपतन कोण, यही बात यहां पर कही गई है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पहला नियम है किसका? प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब सब एक ही तल में मौजूद है। ये दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। तो ये दोनों नियम आप लोगों को होप की क्लियर हो गया होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है और तीनों जो है वो एक ही तल में होते हैं। तो ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक ही बात यहां पर कही गई है कि समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण का मतलब यही हो गया कि मान लीजिए एक सीधी सी बात हो गई कि अगर मान लीजिए कि एक हमने ऐसे शीशा लिया और इसके बाद इसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया। जब पॉलिश कर दिया तो ये एक तरीके का जो दर्पण हुआ, ये दर्पण बन जाता है और इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। बात बिल्कुल क्लियर, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें जो आप छाया देखते हैं, जो इमेज देखते हैं, वो इसमें बताया गया है कि समतल दर्पण पर बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, आभासी होती है। आभासी का मतलब इसको किसी भी कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पर नहीं लिया जा सकता है। मतलब इसको ये सिर्फ आभासी, ये सिर्फ दिखाई पड़ती है, आभासी होती है, लेकिन इसे किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे या किसी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो आभासी होती है और हमेशा सीधी होती है। तो हमेशा जो समतल दर्पण होगा उसमें जो आप अपनी इमेज देखेंगे वो सीधी होगी और हमेशा कैसी होगी, आभासी। यानी कि रोज जो आप अपना चेहरा देख रहे हैं किसी समतल दर्पण में, वो आभासी इमेज बन रही है और साथ ही साथ वो कैसी होगी, वो सीधी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज जो होता है, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी कि जो साइज मेरा होगा वही साइज जो होगा वो मेरे सामने रखे हुए दर्पण में, जो समतल दर्पण होगा, वही साइज का इमेज भी जो है वो हमारे दर्पण में बनेगी। तो वही बात कही गई है, प्रतिबिंब का जो साइज होगा बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मतलब इनका कहने का यह हुआ कि आप मान लीजिए यहां पर खड़े हो गए, ठीक है, यहां पर खड़े हो गए, तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए खड़े हो गए और ये दर्पण है, तो आपकी इमेज, मान लीजिए आप दर्पण से 1 मीटर दूरी पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली जो है दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर बनेगी। मतलब आपके और दर्पण में जो बनी इमेज है, जो आभासी इमेज है, ठीक है, आभासी जो इमेज बन रही है, उसके बीच में जो दूरी हो जाएगी टोटल 2 मीटर। 1 मीटर आप दर्पण से दूर खड़े हैं और 1 मीटर दूर जो है वो दर्पण से इमेज बन रही है। तो कुल मिला के आपके और इमेज के बीच में जो दूरी बनेगी वो 2 मीटर बनेगी। ठीक है, तो वही बात यहां पर कही है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है मतलब इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया, आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए P ऐसे लिखा गया तो जो इमेज बन रही है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये बात कही गई है, तो पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपके प्रकाश के परावर्तन, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये तो आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है, समतल दर्पण जिसके बारे में जान रहे थे। अब एक होता है गोलीय दर्पण। अब मान लीजिए शीशा लिया आपने, शीशे का एक खोखला सा गोला लिया आपने, शीशे का खोखला सा गोला लिया और जब शीशे के खोखले से गोले को हमने ऐसे कट कर दिया, जब ऐसे कट कर दिया तो फिर इस तरीके का ये एक छोटा सा टुकड़ा, शीशे का खोखला जो हमने गोला लिया था उसका ये टुकड़ा निकलकर बाहर आ गया। मैंने मान लीजिए शीशे का क्या लिया, खोखला गोला लिया और उस गोले से मैंने ऐसे कट कर दिया तो इसका ये भाग ऐसे निकलकर सामने आ गया, इसको हमने इधर निकाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको या तो हम अंदर से पॉलिश कर दें या तो बाहर से पॉलिश कर दें। तो इससे क्या, एक तरफ हम मान लीजिए अंदर से पॉलिश कर दें, ऐसे पॉलिश कर दें, या फिर इसको हम लोग क्या करें, बाहर से पॉलिश कर दें, तो एक तल जो है वो परावर्तक हो जाएगी, यानी कि परावर्तक तल हो जाएगा। मान लीजिए कि ये निकल कर आया तो हमने अंदर से इसको पॉलिश कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया तो परावर्तक सतह ये बन गई, ये सतह बन गई परावर्तक सतह। अगर मान लीजिए हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया तो परावर्तक सतह अंदर वाली, यानी कि ये अंदर वाली बन गई। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा एक खोखले गोले, शीशे का एक खोखला गोला लिया हमने और उस शीशे के खोखले गोले में गोले को हम किनारे से ऐसे कट कर देते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, जिसको हम अंदर से पॉलिश करके परावर्तक सतह इसकी बाहरी उभरी वाली परावर्तक सतह बना दें, या फिर हम बाहर से इसको पॉलिश करके परावर्तक सतह जो है अंदर वाली बना दें। ठीक है, तो इस तरीके
तरीके के जो दर्पण बनते हैं, ठीक है, एक तरफ परावर्तक सतह और दूसरी तरफ पॉलिश हुआ, तो इस तरीके के जो दर्पण बनते हैं उन्हें हम लोग गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण होप कैसे आप बनता है, होप कि आपको 100% ये बात क्लियर हो गई होगी कि गोलीय दर्पण किस तरीके से बनता है। तो समतल दर्पण तो ये हुआ, ठीक है, ऐसे सीधे समतल दर्पण, और ये क्या हो गए, गोलीय दर्पण। किससे बनते हैं, खोखले ग्लास को हमने के टुकड़े को हमने कट करके टुकड़ों को एक तरफ पॉलिश करके हम गोलीय दर्पण का निर्माण करते हैं। अब बात होता है कि अब दो तरीके के दर्पण होते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण की भी बात की जाए तो दो तरीके के दर्पण होते हैं, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर क्या है कि पॉलिश होने वाली जो सतह है, ठीक है, पॉलिश यहां पे हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, जब बाहर से इधर की तरफ से पॉलिश हुआ तो परावर्तक सतह अंदर वाली हो गई। जब अंदर वाली परावर्तक सतह हो गई तो यह कहलाएगा अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। उसी जगह पर अगर वही शीशे का टुकड़ा है, उस टुकड़े को हमने अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, और परावर्तक सतह जो है बाहर वाली हो गई, ये वाली जो है परावर्तक सतह हो गई, यहां से परावर्तक यानी से प्रकाश की किरणें यहां से टकराकर वापस जा रही हैं, तो इस तरीके का जो दर्पण बनता है वो उत्तल दर्पण। तो मैंने क्या बताया था, कभी कभी बाहर से पॉलिश किया जाता है और कभी कभी अंदर से पॉलिश किया जाता है, तो परावर्तक सतह बदल जाती हैं और फिर अलग अलग तरीके के दर्पण बनते हैं। अगर बाहर से पॉलिश है और अंदर परावर्तक सतह है तो इसका मतलब अवतल दर्पण है, और अगर बाहर से पॉलिश है, ठीक है, अंदर से पॉलिश है और बाहरी जो उभरी हुई सतह है अगर वो परावर्तक सतह है तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको होप की क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें इन्होंने दे रखी हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया, तो कुछ चीजें इन्होंने दे रखी हैं जिसके बारे में आप समझ लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मतलब सीधी सी बात हो गई कि यहां पर जो आपका ये वाली जगह है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पी से डिनोट करते हैं और इसे ध्रुव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, इसका जो केंद्र है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे, और इसे किससे डिनोट करेंगे, पी अक्षर से निरूपित करते हैं। ये याद रख लीजिएगा, इसे ध्रुव कहा जाता है। तो ये देखिए यहां पे लिखा भी है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है। बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी से निरूपित करते हैं। तो मतलब यह है कि ये जो शीशा है, ये जिससे बना हुआ है ये आपका गोलीय दर्पण, ये किसी ना किसी गोले का यानी शीशे के गोले का भाग होगा। तो इसका जो शीशे का गोले का मान लीजिए ये भाग है, तो इसका जो मुख वो तो पूरा गोला नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो बहुत काफी बड़ा सा बन जा रहा है। रुकिए मैं बता देता इसको कि मान लीजिए कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि ये मान लीजिए किसी गोले का भाग होगा। अब ये कुछ किसी गोले का भाग हुआ, तो मान लीजिए ऐसे इस तरीके से बनाया पूरा गोला, तो इसमें ये मध्य बिंदु मान लीजिए इसे तो ये जो मध्य बिंदु यानी इसका जो मीडियन बिल्कुल मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, इस पूरे शीशे जिसका ये टुकड़ा है, जिसका ये गोलीय दर्पण जो है टुकड़ा है, तो इसका ये जो वाला भाग है यानी मिडिल वाला भाग होता है, यानी इस गोलीय दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, या परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो यहां पर स्थित है ना, ये इसका भाग नहीं है, आपके गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, बल्कि ये जिस गोले से शीशे के गोले का बना हुआ है उसका जो मध्य जो केंद्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब यह है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो जिसका वो गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, यानी जिस गोले से ये दर्पण बने हुए हैं उसकी त्रिज्या जो है वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे आर से निरूपित करते हैं। यहां पर ये मेंशन कहीं पर नहीं की गई है, ठीक है, ये मेंशन नहीं की गई, आप सिर्फ इसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है कि गोलीय दर्पण के
ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि याद कीजिए, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ठीक है, आइए दर्पण के इस संबंधित में करते हैं। तो यहां पर मामला क्या है कि ये जो आपका ध्रुव हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, और इस ध्रुव से एक सीधी रेखा ऐसे भेजी गई है। ठीक है, सीधी रेखा भेजी गई है जो उसकी वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना की गई है, और यही इसका क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष क्या है, इसके ध्रुव से ये जो सीधी रेखा जो है वो वक्रता त्रिज्या की तरफ या वक्रता केंद्र की तरफ जो भेजी गई है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि मिडिल पॉइंट है, सीधी सी बात है, ये मिडिल पॉइंट, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो कुछ चीजें यहां पर बताई गई हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी कि भाई वक्रता केंद्र क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये सब चीजें बताई गई हैं। एक और चीज है जिसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूं कि परावर्तित हाँ, यहां पर एक और चीज है कि हाँ, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक अपर्चर कहलाता है। इसे mn द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लीजिए ये परावर्तक सतह का ये जो पूरा का पूरा भाग है m और n, तो ये जो पूरा भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा, ये जो सीमा रेखा है जिसे m और n से डिनोट किया गया है, m और n से डिनोट किया गया है, इसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। इसे दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहा जाता है। तो लाइन टू लाइन मैं इस सारी चीजों को बताता आपको चल रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है कि मान लीजिए ये मान लीजिए ये तरंगे हैं। अब ये तरंगे गई, इससे टकराई और ऐसे वापस आ गई। ठीक है, फिर ये तरंग गई, इससे टकराई और ऐसे वापस आ गई। ठीक है, फिर ये तरंग गई, टकराई और फिर ऐसे वापस आ गई। फिर ये तरंग गई, टकराई और इससे वैसे वापस आएगी, क्योंकि ये कर्व है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और एक ही जगह पर ये मिल जाती है। तो सारी तरंगे जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, जब दर्पण से टकराती हैं, अवतल दर्पण से टकराती हैं, और टकराने के बाद वापस एक ही बिंदु पर ये जाकर मिल जाती हैं, और इसी जगह को क्या बोला जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यही बात यहां पर कही गई है कि परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये मुख्य अक्ष है और इसी बिंदु पर जाके सारी किरणें जो है टकराकर मिल जा रही हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी है, या बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये होता है। लेकिन वही उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण में ये गई तरंग, ये तरंग गई और तरंग टकराकर वापस आ गई, ये तरंग गई और टकराकर ऐसे वापस आ गई। ठीक है, ये तरंग गई वापस ऐसे वापस आ गई। ठीक है, ये तरंग गई ऐसे वापस आ गई, ये तरंग गई, ठीक है, और फिर ऐसे वापस आ गई। तो ये सब तरंगें जो है वापस एक जगह पे मिलती हुई नहीं, लेकिन पीछे की तरफ अगर इन सारी तरंगों को जोड़ दिया जाए तो एक जगह पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत। तो आपके जो उत्तल दर्पण होता है उसमें मुख्य फोकस विजिबल नहीं होता, मतलब एक जगह पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि वो कहीं पर पीछे की तरफ, यानी कि इस दर्पण के पीछे की तरफ कहीं पर सारी तरंगें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और इस जगह को मुख्य फोकस कहते हैं उत्तल दर्पण का। तो वही बात यहां पर कही गई है, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, या बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब मान लीजिए ये फोकस हो गया और ये इसका ध्रुव हो गया, तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फोकस दूरी कहेंगे। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये एक थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन यानी कि बता दी गई कि भाई मुख्य अक्ष क्या होता है, पोल क्या होते हैं, साथ ही फोकस क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको बता दी गई हैं। ये जानना जरूरी भी है, थोड़ा समझ ले तो बेहतर है। कहीं पे ये पूछा आपसे नहीं जाएगा कि मुख्य फोकस क्या होता है, अक्ष क्या होता है, ठीक है, ये सब पूछा नहीं जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो इसलिए इसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब मामला यहां पर आप ये बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर दिया गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो विभिन्न स्थितियों में कैसे, बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां
कहां पे बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो याद रखिएगा, अभी तक हमने एग्जाम देखे हैं यूपीएससी का या पीसीएस के एग्जाम्स देखे हैं, कुछ पीसीएस एक्सेप्शनल हो तो अलग बात है, लेकिन खासकर कि यूपीएससी के अगर फोकस की बात करी जाए, ठीक है, यूपीएससी तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते कि हम अगर प्रतिबिंब को अनंत पर रख दें और प्रतिबिंब की स्थिति फिर कहां पर होगी और वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कैसा बनेगा, इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाता, अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पर ये सब चीजें नहीं पूछी जाती। ना आपसे रे डायग्राम कभी पूछा जाता है कि रे डायग्राम का मतलब होता है कि रेस कहां पर आती हैं, टकराती हैं, फिर वो प्रतिबिंब कहां बनता है। ये सब 10th के लेवल पर समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, और ना यूपीएससी पूछता है, ना पीसीएस पूछते हैं। आप कोई रेयर पीसीएस हो या कभी पूछ ले, मतलब लगभग ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लगभग इंपॉसिबल होते हैं, क्योंकि आपसे इसमें एक्सपर्टीज, किसी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज का एक्सपेक्टेशन वो नहीं रखते हैं। तो उसमें डिटेल में जाकर, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक एक जगह पर जाकर रे डायग्राम बनाया गया है, फिर उसके बताया गया कहां पर रेज वो बनती हैं, मतलब कैसे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कहां पर रखेंगे, अगर मान लीजिए जो हमारा बिंब है यानी कि वस्तु को अगर हम कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये सब चीजें रे डायग्राम से भी समझाई जाती हैं और इस तरह से लिखी भी गई हैं आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन ये बिल्कुल अभी आपकी जरूरत की नहीं है, ठीक है। इस पर आप दिमाग मत खर्च कीजिए। पहली बात तो रटने की कोशिश मत कीजिए, दूसरा समझने की भी कोशिश मत कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीएससी वगैरह आपसे नहीं पूछते हैं। प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ आप करिए, इस पर ज्यादा वक्त आप खराब मत करिए, ठीक है। मैंने यहां पर लिख जरूर दिया है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। हाँ, ये जो चीजें हैं ये भी नहीं पूछी जाती, पोल क्या होता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या, ये सब नहीं, लेकिन ये आपको थोड़ा समझना चाहिए कि भाई पोल क्या है, ठीक है। फिर पूछ ले कि भाई फोकस क्या है या फिर फोकस दूरी क्या है। तो ये थोड़ा सा आपके अवेयरनेस के लिए मैंने बता दिया, बाकी ये भी नहीं आपसे पूछा जाता है। जो पूछा जाता है मैं आपको अभी आगे बताता हूं, वो पूछा जाता है अवतल दर्पणों के उपयोग पूछे जाते हैं कि अवतल दर्पणों का हम कहां पर उपयोग करेंगे, ठीक है, या उत्तल दर्पणों का हम उपयोग कहां पे करते हैं। इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीएससी भी क्वेश्चन पूछते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। तो अवतल दर्पणों के उपयोग को समझिए। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में किया जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका ये चीज है, आपका जो ये दर्पण है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ जगहों पर, जैसे ये जो है ना, पूरा की पूरी जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, ये प्रकाश की तरंगें जो है जब टकरा रही हैं और वापस आ रही हैं तो एक जगह पर फोकस कर रही हैं, यहां से जा रही हैं टकरा कर एक जगह पर फोकस कर रही हैं। तो जब एक ही जगह पर सारी की सारी प्रकाश तरंगें फोकस होंगी, यानी अगर इस गोली दर्पण के सामने प्रकाश लाया जाए तो ये सारे प्रकाश को एक ही जगह पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है, एक ही जगह पर फोकस कर देता है। तो जब ये क्योंकि फोकस कर देता है एक ही जगह पर, तो अगर आपको बहुत ही जबरदस्त एक जगह पर फोकस्ड प्रकाश चाहिए, ज्यादा प्रकाश चाहिए, एक जगह पर चाहिए, ठीक है, तो ऐसी जगहों पर सीधी सी बात है, आप किसका उपयोग करेंगे, आप अवतल दर्पणों का उपयोग करेंगे। तो ये बात याद रखिए, कहीं पर आपको फोकस प्रकाश चाहिए तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों हेडलाइट्स, ठीक है, में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में, तो ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि शेविंग दर्पणों में आप किस तरीके के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आप बताइए अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। तो शेविंग मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषक, क्योंकि इसमें जो है साइज जो है वो जितना कोई भी चीज होती है, किसी भी वस्तु का साइज जो है वो बड़ा होकर दिखाता है, बड़ी चीजें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। इसमें अगर इस गोली दर्पण में यानी अवतल दर्पण में देखेंगे तो जो साइज होगा वस्तु का वो बड़ा होकर दिखाई पड़ता है, तो इससे चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए दांत के जो डॉक्टर मुंह में डालकर, आपके मुंह के अंदर डालकर, जिस दर्पण को डालकर पूरे दांत को चेक करते हैं, उसमें
उसमें वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो दंत विशेषज्ञों के द्वारा जो दर्पण का उपयोग किया जाता है दांतों की बीमारी का पता लगाने के लिए, वो अवतल दर्पण होता है। तो सीधी सी बात है, शेविंग दर्पणों में, ठीक है, उसमें भी चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़े, जिससे कि हमारे चेहरे पर जो भी दिक्कतें हैं वो साफ साफ दिख जाए, अच्छा बुरा जो भी है दिख जाए। तो इसलिए हम लोग शेविंग दर्पणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ डेंटल जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं, ठीक है, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। इसके अलावा एक ही जगह पर क्योंकि फोकस प्रकाश पाना होता है, एक ही जगह पर फोकस प्रकाश पाना होता है, तो इसलिए सौर भट्टियों में, यानी कि जो सोलर फर्नेसेस होती हैं, जहां पर सोलर कुकर होता है, जहां पर क्या होता है कि आप जो है खाने को पकाने का काम करते हैं या पानी को गर्म करने का काम करते हैं, तो जो सौर भट्टियां होती हैं उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन इससे आप मेरी बात पर यकीन करें, और अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूं। इस पर से क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं, मतलब कभी वंस, मतलब कभी हजार, मतलब सैकड़ों सालों में कभी एक बार बन गया हो तो किसी का दिमाग फिर गया तो एक अलग मैटर है, लेकिन इन पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। इस पर जो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो आज के हाल फिलहाल की बात करें तो आज फिलहाल जो है वो क्वेश्चन बनते हैं इनके उपयोग पर। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो सीधी सी बात है, कहीं पर एक पुंज प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पणों का। किसी चीज को साइज में से थोड़ा सा बड़ा करने में, अगर बड़ा करके देखने में जो उसका उपयोग करेंगे तो वह अवतल दर्पणों का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब बात आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी आपने देखा, तो उत्तल दर्पण में इसमें भी जो प्रतिबिंब बनता है, कहां रखा जाए तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको इसका भी उपयोग ही देखना है और इसका ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है, ठीक है, अब बहुत बड़ा एरिया देखने के लिए, ठीक है, यहां पे बड़ी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि वस्तु जो है वो छोटी दिखाई पड़ेगी और बहुत बड़ा एरिया कवर होगा, बहुत बड़ा एरिया कवर होगा। मतलब वस्तुएं छोटी, मतलब इसमें क्या होगा, एक पहले आप तो अवतल दर्पण में क्या देख रहे हैं, जो चीज आप देख रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली जो उसका साइज हो रहा था उससे थोड़ा सा बड़ा और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। तो आप शेविंग के लिए यूज कर रहे थे, डेंटल डॉक्टर उसका यूज कर रहे थे, इसमें क्या है, काफी बड़ा व्यू आप देखने को मिलता है, यानी चीजें छोटी छोटी, वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं और बड़े एरिया को ये कवर करता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जिससे पीछे की बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ जाएं। तो ये उत्तल दर्पण की बात होती है। तो ताजमहल में जो माना जाता है कि जो शाहजहां थे, तो जब शाहजहां को कैद कर लिया गया था आगरा फोर्ट के अंदर, तो उन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ की याद में, उनकी मोहब्बत में बनाया था। तो अब उसको वो आगरा के, अच्छा, इनके बेटे ने कैद कर लिया था आगरा के जो मतलब ताजमहल जो है बनवाया था अपनी वाइफ की याद में। तो ताजमहल तो बनवा लिया था, लेकिन इनके बेटे ने इनको कैद कर लिया आगरा के फोर्ट के अंदर, यानी कि आगरे के किले के अंदर। अब आगरे के किले के अंदर जब इनको कैद कर लिया तो फिर ये क्या करते थे कि अच्छा, अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते थे। अब कहा जाता है, कितनी करते तो वही जानते, लेकिन फिर भी कहा जाता था कि ताजमहल बनवाया था उनके लिए, तो बहुत मोहब्बत करते थे। अब उनकी मोहब्बत तो हमेशा वो रोया करते थे, तो अब और इनको कैद, ये बाहर निकलकर ताजमहल तक पहुंच नहीं पाते थे, उनको इनके बेटे ने इनको कैद कर रखा था। तो इन्होंने एक छोटा सा दर्पण जो है, ठीक है, उत्तल दर्पण जो है लगवा रखा था अपने कमरे के अंदर, ठीक है, कमरे के अंदर ऐसे लगवा दिया था। अब इसी उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण काफी बड़ा व्यू कवर करता है, तो होता क्या था कि जब ये उस उत्तल दर्पण में देखते थे तो इनको पूरा वहीं से, मतलब अपनी खिड़की के पास में सीधे जहां से वो ताजमहल दिखाई पड़ता था, ठीक है, वहां पर उत्तल दर्पण इन्होंने लगवा रखा था, जिससे कि ताजमहल और आसपास का पूरा एरिया कवर होकर उसका प्रतिबिंब, ताजमहल का प्रतिबिंब जो है वो आगरा फोर्ट के उस कमरे में उनको दिखाई पड़ जाता था जिस कमरे में उनको कैद किया गया था। तो उन्होंने उस उत्तल दर्पण को वहां पे लगवा रखा था और वहीं से पूरे ताजमहल का नजारा लेते थे और अपनी वाइफ को याद कर करके रोते थे, ठीक है।
ये कहानी है, अब जो भी उसकी सच्चाई है, ठीक है। तो वहां पर अभी भी आप जब आप जाइए आगरा फोर्ट में, कोई आगरा से होगा या आगरा फोर्ट में कभी आप घूमने गए होंगे, तो उस कमरे से दिखाया जाता है, जो आपको गाइड कर रहा होगा वो उत्तल दर्पण लेता है और उत्तल दर्पण की मदद से क्या करता है, वो पूरा प्रतिबिंब आगरे के ताजमहल का वहां से दिखाने की कोशिश करता है। तो वही चीज यहां पर इन्होंने मेंशन करी है कि आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले का एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपकी दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा, ठीक है। तो वही बात इन्होंने कही है। उत्तल दर्पणों के उपयोग क्या है, उत्तल दर्पणों का, अच्छा उत्तल दर्पण क्या कर रहा है याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण अगर आप ध्यान से देखिए तो उत्तल दर्पण जब प्रकाश की तरंगें इनसे टकरा रही हैं तो टकरा के ऐसे वापस हो गई, पहले सीधी प्रकाश की तरंग गई और ऐसे वापस आ गई। ये प्रकाश की तरंग गई तो ये ऐसे नहीं वापस आई बल्कि ऐसे वापस चली गई, ठीक है, ऐसे वापस चली गई। ये प्रकाश की तरंग गई, ऐसे वापस चली गई। ये प्रकाश की तरंग गई, ये ऐसे वापस आ गई। ये प्रकाश की तरंग गई, ऐसे वापस आ गई। तो ये क्या कर रहा है, एक जगह पर प्रकाश को अवतल दर्पण की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि प्रकाश की जो भी तरंगे आ रही हैं उनको क्या कर दे रहा है, चारों तरफ बिखेर दे रहा है, ठीक है, इनको प्रसारित कर दे रहा है, चारों तरफ बिखेर देने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसका मतलब यह हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो प्रकाश की तरंगे हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण में जब आपको प्रकाश फैला फैला चाहिए, यानी कि एक जगह पे केंद्रित नहीं चाहिए, फोकस नहीं चाहिए, बल्कि खूब सारी जगहों पर प्रकाश चाहिए, बहुत ज्यादा उजाला चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा उजाला चाहिए, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं चाहिए, तो आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है, तो प्रकाश फैला हुआ है, तो आप टॉर्च में जब एक बड़ा एरिया देखना चाहें तो ऐसी टॉर्च में आप किस दर्पण का उपयोग लगाएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। मतलब जो आप लोग रियर व्यू मिरर देखते हैं ना, जो गाड़ी में चलाते हुए पीछे की सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, पीछे की सारी चीजें आपको दिखाई पड़ जाती हैं, कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है, कौन सी ट्रक आ रही है, तो इसको देखने का जो प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब जो रियर व्यू मिरर हमारी कार्स में लगा होता है या बाइक में लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये दर्पण वाहन के पास साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों का इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए बनाता है, ठीक है। और अगर आपको टॉर्च पे बहुत बड़े एरिया में प्रकाश चाहिए, जो लाइट लैंप्स लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट पे लगे होते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है प्रकाशित हो जाए, तो उन सब जगहों पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी उसमें शोरूम में जाते हैं तो पूरा शोरूम जो है चारों तरफ शीशे लगाए रहते हैं, जो अच्छे शोरूम होते हैं, कपड़े उपड़े के शोरूम होते हैं, तो वहां पर खूब सारे शीशे लगा देते हैं। तो उसमें ज्यादातर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं जिससे कि जो लाइटें गिरे उन उत्तल दर्पण पर वो चारों तरफ बिखर जाएं, ठीक है, फैल जाए, जिससे कि पूरा का पूरा जब चारों तरफ लाइटें बिखर जाएंगी तो पूरा का पूरा जो है रूम जो होगा या शोरूम जो होगा वो पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाएगा, जिसमें आप बेहतरीन जब कपड़े दिखाएंगे, खासकर कि जो गर्ल्स के कपड़े होते हैं, जो महिलाओं के कपड़े होते हैं, जहां पर उनका शोरूम होता है, तो वहां पे इस तरीके के उत्तल दर्पणों का उपयोग करके खूब चमकीला बना दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो भी सलमा सितारा लगा हुआ हो, जो भी उसमें काम किया लगाया गया हो, जो उसके अंदर जो चीजें यूज की गई हो, चमकीली जो बहुत सारी चीजें होती है, ग्लिटर टाइप की चीजें यूज की गई हो, तो वो खूब अच्छे से चमक जाए, खूब अच्छे से दिखने लगे। यही वजह होती है कि आप जो है जब शोरूम से कपड़ा लेते हैं, अरे बहुत पसंद आ गया, इसका कलर भी पसंद आ गया, इसका काम भी हमें पसंद आ गया, इसे भी ले लेते हैं। एक जगह पे जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, 3 कपड़े लेकर चली आती हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा, ये भी कलर बहुत अच्छा लगा, ये भी कलर बहुत अच्छा लगा, सब लेकर चली आती हैं। और जब घर में आकर उसी को बैग से निकालती हैं, पॉलिथीन से निकालती हैं, उसके बाद जो अपने घर की नॉर्मल लाइट में उसे देखने का सोचते हैं, अरे ये तो हमने वो कलर लिया था, ये यहाँ पे ये कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा हमने तो वहां पर इतना चमकीला चमकीला देखा था, यहाँ पे तो कोई कलर ही उसका जो चमक है वो उतनी दिखाई नहीं दे रही, पुराना पुराना से लग रहा है। ये अक्सर आप लोगों के साथ होता होगा। तो ये कमाल असल में आपको दुकानदार ने धोखा दिया। आपके दुकानदार ने क्या किया, खूब सारे इस तरह के ग्लासेस लगाकर खूब कमरे को जो है खूब सारा चमकीला बना दिया, खूब सारा जो है वो क्या बोलते हैं
चमक से भर दिया, जिससे कि आपको वहां पे चीजें चमकीली दिखाई पड़ रही थी, लेकिन यहां पर जो है वो नॉर्मल आपके घर की लाइट में वो उतनी चमक नहीं दे रही थी, वो उतनी खूबसूरत नजर नहीं आ रही थी। तो इस धोखे से बचिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ये सारी समझ में। तो कहां कहां इनका उपयोग किया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात आ गया प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए थोड़ी सी बातें हम लोग और अच्छी चीजें समझते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब यहां पे देखिए सीधी सी बात है कि पहली बात तो समझ लीजिए माध्यम क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। माध्यम क्या होता है, तो माध्यम जो है वो असल में जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, कोई जगह है, वहां पर ना गैस है, ना वहां पे ठोस है, ना वहां पे द्रव है, कुछ भी नहीं है, तो ये जगह क्या कहलाती है, निर्वात कहलाती है। क्या कहलाती है, निर्वात है, कुछ नहीं है यहां पर। लेकिन वहीं पर अगर गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, गैसेस मौजूद हैं, तो ठीक, गैस के कण मौजूद है, ठोस है, द्रव है, ये सब चीजें मौजूद है, तो ये कहलाएगा, एक तरीके से सिंपल भाषा में बात करूं, इसे माध्यम कह देंगे। अब कुछ जगहों पर ये जो गैस के कण या फिर द्रव के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, ठीक है, करीब करीब होते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम उसको किसी से मतलब कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें, और मान लीजिए दो जगह हैं, ठीक है, मान लीजिए कि सीधी सी बात है कि ये मान लीजिए हमने ये पानी है, पानी का टब है, ठीक है, और ये हमारा हवा है, ये हमारी एयर है, ये हमारा वाटर है, ये पानी है। तो ये दोनों अलग अलग जगह हैं। अब एयर में जो है वो गैस ज्यादातर है मौजूद है, ठीक है, और इसमें जो है वो एयर के अंदर जो भी गैसेस मौजूद हैं उनके कण दूर दूर हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे पानी की बात करें तो पानी जो है कंपैरेटिवली द्रव है, तो यहां पर जो है इसके पानी के जो कण हैं, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो करीब करीब हैं कंपैरेटिवली। अगर हम कंपेयर करें, मतलब तुलनात्मक रूप से देखें, तो तुलनात्मक रूप से हम अगर देखें तो हवा में जो गैस के कण हैं वो काफी दूर दूर हैं, और यहां पर जो पानी के कण हैं वो काफी करीब करीब हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये सिर्फ तुलनात्मक हो सकता है, ठीक है, माध्यम की जब हम तुलना करते हैं, तो जब हम दो माध्यमों की तुलना करते हैं और एक जब दोनों माध्यम यानी कि हम पानी को और हवा को जब हम तुलना कर रहे हैं, तो हवा के कण, ठीक है, और पानी के जो कण हैं जिनसे बना हुआ है पानी और जिनसे बनी हुई हवा, तो इनके अगर दोनों की तुलना करें तो इन दोनों तुलनात्मक रूप से देखें तो पानी के कण यानी कि जो जल के कण हैं वो करीब करीब ज्यादा हैं कंपैरेटिवली हवा के कणों से। तो इसका मतलब जहां पे ज्यादा करीब है, दोनों के तुलनात्मक रूप से देखें तो जहां के कण ज्यादा करीब है, इसे हम लोग कहेंगे सघन, ठीक है, सघन माध्यम। और जहां पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से दूर दूर है जहां के जिस माध्यम के कण, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विरल, ठीक है। तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो सघन और विरल, तो ये कभी ऐसा नहीं कह सकते कि पानी सघन माध्यम है। अगर पानी के नीचे हम शीशा रख दें, कोई ठोस चीज रख दें, तो उसका अगर पानी को और उससे उस ठोस चीज को या शीशे को कंपेयर करें तो फिर ये विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। तो हमेशा जब दो माध्यमों को की तुलना की जाती है तब हम कह सकते हैं इन दोनों माध्यमों की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये माध्यम तरल है, ये माध्यम जो है वो सघन है और ये माध्यम विरल है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो अब सीधी सी बात है, अब हम लोग और चीजें समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर कि अगर मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो माध्यम है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हवा है, ठीक है, और ये क्या है, आपका पानी है, ठीक है, ये पानी है जो बात कह रहे थे। तो अगर हम प्रकाश की तरंग जब हमारे मान ली, तो ये एयर वाला जो माध्यम है मैंने क्या बताया कैसा है, ये विरल है, ठीक है, ये कैसा हो गया, ये विरल हो गया, और ये कैसा हो गया, कंपैरेटिवली सघन हो गया, ये जल जो है वो सघन हो गया। तो एक बात करें तो जब भी आपकी जो प्रकाश की तरंग जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी, तो इसको जाना कैसे चाहिए, अगर जाना चाहिए तो ऐसे सीधे चला जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की तरंगें तो सीधी चलती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो प्रकाश की तरंगें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आनी चाहिए तो सीधी चली जानी चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाकर ये जो एक इमेजिनरी एक लाइन, एक सिर्फ कल्पनात्मक लाइन, ये से नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, एक अभिलंब खींचा गया है, ठीक है, ये सिर्फ कल्पना की गई कि अगर हम एक ऐसी लाइन खींच दें तो ये नॉर्मल कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगा। तो ये अक्सर देखा जाता है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की तरफ तरंगे जाती हैं तो वो सीधे ना जाकर बल्कि थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, ऐसे जाकर सीधे ना जाकर थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है, झुक जाती हैं। और अगर यही चीज
चीज सघन माध्यम से यानी ऐसे जाएं तो इनको जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जानी चाहिए तो चली जानी चाहिए, ऐसे सीधे चली जानी चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर थोड़ा अविलंब से दूर चली जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। तो ये जो फेनोमेना होता है प्रकाश की तरंगों का, ये फेनोमेना जिसमें विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की तरंगे किरणें जाती हैं तो वो थोड़ा सा अभिलंबिक की तरफ झुक जाती हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती हैं तो अभिलंबिक से थोड़ा दूर चली जाती हैं। तो इस फेनोमेना को, इस घटना को, परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं, इसे ही अपवर्तन कहा जाता है। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, माध्यम क्या होता है, सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं, और अपवर्तन क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पूछा जा सकता है या आप पूछ सकते हैं कि सर ये होता क्यों है? होता ये है, इसलिए है क्योंकि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, प्रकाश की जो तरंग है उसका जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ जो लाइट है, ठीक है, तो वो जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। प्रकाश की तरंगों की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो इस माध्यम में अलग हो जाएगी, इस माध्यम में अलग हो जाएगी। सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इसमें हवा में थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद इस जल में थोड़ा सा और कम हो जाएगी क्योंकि ये ज्यादा सघन है, ठीक है, जल। तो जो अलग अलग ये जो माध्यम में जो चाल होता है अलग अलग बदल जाता है प्रकाश का, इसके कारण ये परिघटना होती है, ठीक है। तो परिघटना होती है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, अपवर्तन। अब इसकी वजह से बहुत सारे फिनोमेना आपने अपने जीवन में देखे होंगे। क्या क्या फिनोमेना देखे होंगे आपने देखा होगा कि आप जब किसी पानी में पेंसिल को ऐसे सीधे खड़ी डालते हैं तो पेंसिल टेढ़ी नजर आती है, ये इसी की वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अगर पानी में सिक्का डाल दीजिए, टब है और टब में अगर आप सिक्का डाल दीजिए तो सिक्का उभरा नजर आता है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। इसके अलावा मछली मारने जाते हैं तो मछली जो है वो जहां दिखती है वहां नहीं होती है, उससे थोड़ी दूर पर मतलब मौजूद होती है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और मछली नहीं पकड़ पाते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। साथ ही साथ आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल की जो तलहटी होती है वो साफ पानी में थोड़ा कम गहराई वाला स्विमिंग पूल नजर आता है, लगता है कि बहुत कम गहराई का, और जब आप उसके अंदर पैर डालते हैं तो डूबते चले जाते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। एक ग्लास स्लैब होता है, उसके नीचे अगर आप कोई भी कागज रख दीजिए तो उसके जो अक्षर होते हैं वो उभरे नजर आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं। आप जब गर्मियों में देखते हैं नींबू डालकर बहुत सारे लोग पानी पिलाते हैं, नींबू पानी पिलाते हैं सड़क के किनारों पर, तो नींबू जो है वो किसमें डाल देते हैं? शीशे के ग्लास में, शीशे के मर्तबान में डाल देते हैं, शीशे के बर्तन में डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, फिर उसमें नींबू रखते हैं, तो इससे नींबू बड़े बड़े नजर आते हैं, और ऐसे उससे बहुत शानदार नींबू लग रहा है, लाओ भाई तुरंत नींबू पानी पिलाओ, और जैसे वो नींबू निकालता है ऐसे ऐसे हाथ डालता है और ऐसे निकलता है तो नींबू छोटा हो जाता है, छोटा नहीं हो जाता बल्कि आपको नजर बड़ा आ रहा था, वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है, अपवर्तन। तो होप की ये बात अब देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। तो अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यह सब प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वायु तथा पानी के, आपने देखा होगा पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू पार्श्व साइड से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सब किसकी वजह से है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है। अपवर्तन क्या होता है मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन जब होता है तो अब भाई सीधी सी बात है, सीधा प्रकाश गया कांच के स्लैब में, ठीक है, यह माध्यम था वायु, ठीक है, और फिर यह माध्यम हो गया आपका शीशा, ठीक है, ये शीशा माध्यम हो गया। तो ये जब वायु, ये सघन है, ये विरल है, तो जब वायु जो है, जो वायु से प्रकाश की तरंग शीशे में प्रवेश करती है तो फिर ये थोड़ा सा मुड़ जाती है, ठीक है, और फिर वायु में प्रवेश करती है। वायु में यहां से निकलकर प्रकाश की तरंग इधर की तरफ मुड़ती है तो फिर से जो है थोड़ा सा टेढ़ी की इधर की तरफ निकल जाती है। तो ये आपने देखा होगा ग्लास स्लैब के अंदर ये चीजें, तो ये चीज भी आपको यहां पर समझाई गई। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है?
जब दो अलग अलग माध्यमों से प्रकाश की तरंगें गुजरती हैं तो प्रकाश की तरंगों में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है, प्रकाश की तरंगें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, कभी अभिलंब से दूर और कभी अभिलंब के करीब आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो जब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं, परावर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। यही बात मैंने आपको बताई थी कि यह क्यों होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब एक चीज होता है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहा जाता है? तो आपके उसमें एनसीईआरटी में काफी लंबा सा दिया हुआ था, तो इसको मैंने शॉर्ट करके मैंने आपको मैं बता देता हूं। तो सीधी सी बात है, कंपेयर है। जब दो माध्यमों के बीच में प्रकाश की तरंगे इंटर करती हैं तो उनकी अलग अलग जो चाल होती है, ठीक है, उसी पर उसी का जो कंपेरिजन है, ठीक है, उसी का जो कहते हैं तुलनात्मक रूप से जो कह सकते हैं रेशियो है, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको पढ़ने से आपको समझ में आ गया, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बता चुका हूं मैं आपको, सब बता चुका हूं मैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, बता चुका हूं। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, बता चुका हूं, आपको सीधा दिखा चुका हूं। प्रकाश किरण में होने वाला यह झुकाव दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है। यदि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है हो तो अपवर्तनांक क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो इसको n21 से करते हैं, दूसरे माध्यम 21, तो v1 अब बटे v2, यानी कि एक पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग का जो जब हम इसको करेंगे तो इसी को हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या जिसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो निर्वात या वायु के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, और सापेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि एक तरफ प्रकाश कहां से जा रहा है, वायु से या निर्वात से जब किसी माध्यम में जाता है तो ऐसा जो कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि ये जो अपवर्तनांक निकाला जाता है, इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब एक वायु या निर्वात है और दूसरा कोई और माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, तो इसमें जो कंपैरिजन होगा या इसका जो अपवर्तनांक निकाला जाएगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। सापेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब इसमें एक एयर या एक माध्यम जो है वो एयर या निर्वात नहीं है, बल्कि एक कोई माध्यम है x और दूसरा कोई माध्यम है x1, तो जब इनके बीच में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती हैं तो माध्यम के सापेक्ष, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी एक माध्यम का अपवर्तनांक से दूसरे माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अक्सर मतलब ये बताया जाता है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, तो वो कंपेयर एक तरीके से वो होता है। तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। रटने उठने की जरूरत नहीं है ना, ये सब पूछा जाएगा, बस इसमें आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये सब चीजें अपवर्तनांक क्या होता है, कि किसका क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। कोई बात, जो मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन वो बहुत याद जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कि सीधी सी बात है, कहां कहां पे इसका उपयोग होता है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये किस सब का अलग अलग अपवर्तनांक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। अब यहां पर माध्यम के बारे में इसमें बताया गया, सब मैं बता चुका हूं, इससे पहले बता दूं। तो विरल माध्यम तथा सघन माध्यम क्या होता है, इस बॉक्स में दिया है कि द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इनका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम अब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। ठीक है, तो वो सघन और विरल का इन्होंने पूरा बताया है, उसको अपवर्तनांक के हिसाब से इन्होंने चीजों को बताया है। कि तो इसमें बताया है कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक जिसका है वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन कहलाएगा। और दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होगा, जिसका कम अपवर्तनांक होगा वो प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, और मैंने सिंपल भाषा में सघन और विरल क्या होता है वो मैंने सिंपल भाषा में पहले ही आपको बता दिया। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम में सघन
माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। वो सब बता चुका हूं मैं इस बारे में कि जब सघन से विरल में जाएगा प्रकाश की किरण तो उसका क्या होगा, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। ये सब बातें आपको पता है। अब इसी तरीके से जब हम दो दर्पण, जैसे दो दर्पण है ना, तो दो दर्पणी भागों को अगर एक साथ ऐसे इकट्ठा कर दें, ठीक है, इकट्ठा कर दें तो एक चीज निकलकर बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है, गोलीय लेंस कहते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ये जो होता है, अब हम लोग दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। दर्पण में क्या होगा, एक भाग क्या होगा कि पॉलिश्ड होगा, यानी कि वो अपारदर्शी होगा, उसमें क्या है प्रकाश की तरंगें टकराएंगी और वापस आएंगी, यानी वहां पे परावर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं दर्पण की नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग अब लेंस की बात कर रहे हैं। और लेंस जो होता है हमेशा पारदर्शी होता है, ठीक है, दो पारदर्शी और दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होंगी। जब लेंस से गुजरेंगी, मान लीजिए ये लेंस है, तो जब ये लेंस से गुजरेंगी तो ये परावर्तित नहीं होंगी, बल्कि ये लेंस से गुजरकर जब गुजरेंगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये मान लीजिए शीशे का बना हुआ है, ये वायु है, तो जब शीशे से वायु में प्रवेश करेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये लेंस की बात होने जा रही है और लेंस में परावर्तन नहीं होता है बल्कि अपवर्तन होता है, ठीक है, लेंस में अपवर्तन होता है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, लेंस कहलाता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है, ठीक है। कभी कभी एक पृष्ठ जो है वो एक पृष्ठ मतलब ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे बना हुआ है तो एक समतल भी हो सकता है, दोनों तरफ ऐसे उभरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। किसी लेंस से बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कह लेते हैं। तो अगर दोनों ऐसे उभरा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तल लेंस। तो ये जो है उत्तल लेंस है। देखिए अगर लेंस इस तरीके का है तो इसे उत्तल लेंस बोलेंगे, ये उत्तल लेंस है। ये अभिसारी क्रिया करता है। अभिसारी क्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। वहां पे उत्तल लेंस क्या था, अपसारी, यानी कि वहां पे प्रकाश को फैला रहा था, उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है, यानी कि अभिसारी होता है। इसका मतलब ये सारी प्रकाश की तरंगें जब यहां पर आती हैं, ऐसे आती हैं, तो एक जगह पर ये इकट्ठा कर देता है, यानी अपवर्तित होने के बाद एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं और ये एक जगह पर फोकस बनाती हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस है ये अभिसारी क्रिया करता है, यानी कि सारी प्रकाश की तरंगों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, एक फोकस पर केंद्रित कर देता है। तो याद रखिएगा ये अभिसारी होते हैं, यानी ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अनुसार अभिसरित करता है, यानी एक जगह पर मतलब केंद्रित कर देता है, तो इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, ये पूछा जा सकता है कौन सा दर्पण जो है, सॉरी कौन सा लेंस जो है, लेंस की बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है, तो कौन सा लेंस अभिसारी होता है, तो आप बताएंगे कि जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी होता है, क्योंकि ये सारी प्रकाश की तरंगों को एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है, फोकस करने का काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस क्या होता है कि इस तरीके का ये है, ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। ये अवतल, ये यानी उल्टा उल्टा ऐसे करके हमने दो शीशे के भागों को ऐसे उल्टे उल्टे करके ऐसे करके जोड़ दिया है, तो ये जो है इसे अवतल लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। और अवतल लेंस अपसारी क्रिया करता है। अपसारी क्रिया करने का मतलब यह है कि ये ऐसे प्रकाश की तरंगें आएंगी, और जब प्रकाश की तरंगें आएंगी तो ये जो है उनको फोकस एक जगह पर झुकाकर फोकस नहीं करेगा, बल्कि ये प्रकाश की तरंगों को ऐसे डाइवर्ट कर देगा, प्रकाश की तरंगों को ऐसे डाइवर्ट कर देगा, प्रकाश की तरंगें अपवर्तित होकर डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फैलाने का काम करता है, ठीक। तो अवतल लेंस अपसारी क्रिया करता है, ठीक है, अपसारी क्रिया करता है, तो इन्हें क्या होते हैं, अपसारी लेंस भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि दो गोली पृष्ठों को घिरा होता है, यह बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। देखिए यहां किनारों पर मोटा है, ठीक है, किनारों पे मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश की किरणों को दर्शाए अनुसार अपसरित करते हैं, ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं। द्विअवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाते हैं, या अपसारी लेंस भी कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की तरंगों को फैला देते हैं। तो ये लेंस है, यहां पर अपवर्तन हो रहा है और इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि आपके दर्पण से उल्टा हो
जाता है, ठीक है, काम उल्टा हो जाता है, ठीक है। एक कोई वहां पर जो फोकस करता है वहां पर, यानी कि जो दर्पण जो है फोकस करेगा, यहां पर फैलाएगा, यहां पर लेंस बन जाएगा तो वो फैलाएगा। चलिए उसको कंफ्यूज मत होइए उसमें, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि दर्पण और लेंस दोनों अलग अलग चीज है। दर्पण में रिफ्लेक्शन होगा यानी कि परावर्तन होगा, और जो आपका जो ये है आपका लेंस है, ये क्या होगा, इसमें अपवर्तन होता है। वहां पे परावर्तन था, दर्पण जो होते हैं परावर्तन करते हैं और जो लेंस होते हैं वो अपवर्तन करते हैं। और यहां पर दो तरीके के लेंस हैं, एक उत्तल लेंस जो सारी की सारी प्रकाश की तरंगों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, ये अभिसारी क्रिया कहलाती है, और ये अभिसारी जो है लेंस कहलाते हैं। और ये अवतल लेंस है जो कि अपसारी क्रिया करते हैं, प्रकाश की तरंगों को फैला देते हैं, और ये अपसारी लेंस कहलाते हैं। तो अब तो आपको उत्तल और अवतल जो लेंस हैं उनके बारे में बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब लेंस की क्षमता, जो फिर इसके बाद में उन्होंने वही रे, आपके जब एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बहुत सारे रे डायग्राम दिए हुए हैं कि कौन सा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर कहां पे रखा जाएगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ये सब दिया गया। वो आपके किसी काम का बिल्कुल नहीं है, आप उस पर ज्यादा अपना दिमाग खर्च ना करें। जितनी मैं बातें बता रहा हूं इतना आप तैयार कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। जबरदस्ती की चीजें पढ़ने से अच्छा है कि वही जो चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं, जो आपसे पूछे उसको बार बार पढ़कर रिवाइज करके उसको पक्का और मजबूत कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है, लेंस की क्षमता के बारे में पूछा जा सकता है। लेंस की क्षमता क्या होता है, किसी लेंस की प्रकाश की, अच्छा अब सीधी सी बात है, एक लेंस जो है अभिसारित करता है, एक अपसारी करता है। अब सीधी सी बात है, कितना कौन सा अपसरित करेगा, कौन कितना अभिसरित करेगा, वही जो क्षमता होती है किसी लेंस की, उसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इस प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल, इस पर मत जाइए, यहां पे पढ़िए कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है उसी को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जितना वो अपसरित कर देगा या अपसरित कर देगा, उसकी जो कितना वो कितने डिग्री पर अपसरित कर रहा है, कितने डिग्री पर जो है अपसरित कर रहा है, तो उसकी ये जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे P से द्वारा निरूपित करते हैं किसी फोकस दूरी को लेंस की क्षमता, यानी कि किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता को नापने की इकाई क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। इसे डायोप्टर कहते हैं। तो इसका ईसाई मात्रक, तो लेंस की क्षमता यानी कितना पावरफुल लेंस यूज किया गया, हमारे चश्मे में कितना पावरफुल लेंस यूज किया गया है, हमारे जो दूरदर्शी है उसमें कितना पावरफुल लेंस यूज किया गया है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने डिग्री पर, कितनी मात्रा में वो अपसरण या अभिसरण कर रहा है, उसको उसकी लेंस की क्षमता कहेंगे। और लेंस की क्षमता जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, इसे डी से निरूपित करते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डी से निरूपित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, यानी उत्तल लेंस को हमेशा जो उसकी क्षमता होती है उसको पॉजिटिव वे में लिखा जाता है। कहते हैं कि इन्होंने पॉजिटिव लेंस, इन्होंने आंखों में किस तरीके का लेंस, कहते हैं ना कि कितने डायोप्टर का लेंस चश्मे में लगा रखा है कि +2 का है, ठीक है, +2.5 का है। उसी तरीके से अवतल लेंस में, अगर आपकी आंखों में अवतल लेंस की क्षमता है, मतलब आपकी आंखों में अवतल लेंस लगाया गया है, वो अलग अलग बीमारियों के लिए, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वगैरह होता है, तो उसमें अलग अलग क्षमता वाले लेंस लगाए जाते हैं। कभी किसी में आपसे उत्तल लेंस लगाया जाता है और किसी दूसरे जो आंखों के दोष होते हैं उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब वो आंखों के दोष क्या होते हैं, उसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की, ये याद रखिएगा तो वहां पर आसानी होगी। उत्तल लेंस अगर लगेगा आपकी आंखों में आपकी बीमारियों के लिए,
तो आपको जो लेंस लगाया जाएगा वो धनात्मक प्रकृति का होगा, यानी उसके आगे उसकी क्षमता लिखी जाएगी, उसके आगे लिख दिया जाएगा प्लस, तो मतलब +2 का लगा हुआ है। और अगर अवतल लेंस लगाया जाएगा तो ऋणात्मक होती है, यानी कि यहां पर जो है माइनस लिखा जाएगा कि इनमें कितना लगा है, -1 लगा हुआ है इनकी आंखों में, तो उसे माइनस। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में तथा अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। तो और किससे नापा जाता है, डायोप्टर से नापा जाता है। इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है। तो होप कि ये जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपने देखी होंगी, पूरी चीज जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने डिटेल में यहां पर डिस्कस कर ली। होप कि ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।